Good evening, everyone. Welcome to Bidon classes. Today, our topic is ICSE class 10th radioactivity, which is chapter 12. तो आइए शुरू करते हैं इसको. तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी हमें क्यों पढ़ना है? रेडियो एक्टिविटी हमें इसलिए पढ़ना है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सबसे कोई भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? मॉलिक्यूल. देन उसके बाद उसका एटम. एटम से भी और भी छोटा चीज है, वो क्या है ना? उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन किसके सामने घूम रहे हैं? किसके और मतलब चारों ओर घूम रहे हैं ना? न्यूक्लियस के चारों. तो न्यूक्लियस का कुछ फेनोमेना है जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिविटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए ना? हमारा मेन कॉज है एनर्जी ना. एनर्जी क्यों चाहिए ना? कोई भी चीज को हम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो अगर रेडियो एक्टिविटी हमें क्या देता है ना? अगर न्यूक्लियस में कुछ चीजें होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसके जो होने पे क्या होता है ना, कुछ एनर्जी रिलीज होता है. और उस एनर्जी को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमें प्रोसेस जानना है. तो वो जानने के लिए क्या चाहिए हमें ना? उसका नॉलेज चाहिए. तो पहले एबीसीडी पढ़ना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश. देन वो जो रेडियो एक्टिविटी है, उस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के पहले हमें वो सब चीजें पता होना चाहिए. ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स क्या है ना? द एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divided anymore. देन ये क्या होता है ना? हम क्या पढ़ लिए थे ना, जब एटॉमिक थ्योरी आया था किसका? एटॉमिक थ्योरी आया था पहले डाल्टन का. डाल्टन के बाद और भी बहुत सारे. देन जो थॉमसन थे वो क्या बोले ना? वो बोले कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर कौन किया? थॉमसन ना. उसके बाद रदरफोर्ड बोले कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन हेलिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस. पर वो भी क्या हो गया? गलत हो गया. देन आए नील्स बोर ने क्या किया ना? वो बोले, वो बोर क्या किए ना? एनर्जी सेल का कॉन्सेप्ट दिया. एनर्जी सेल का कि न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं ना? ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. कौन से ना? इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. क्लियर? देन ये जो एनर्जी है, एनर्जी सेल्स है, ये न्यूक्लियस से मतलब चारों ओर एलिप्टिकल शेप में है. और उन शेप में, उन सेल्स में उसको क्या नाम दिए? सेल. SHELL सेल नाम दी. तो उस सेल में वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. ठीक है. देन उसके बाद क्या आया ना? तो एटम हो गया. एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. और रदरफोर्ड ने और क्या बोला था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल से क्या बोला था ना? जो बीच में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि पॉजिटिव इन नेचर है, और वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव है. तो ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल करके क्या एक एटम को न्यूट्रल बनाते हैं. सिंपल. देन अब हम पता क्या मतलब हम जानना क्या चाहते हैं ना? ये न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हैं जो कि इस एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं. ठीक है ना? देन हम आगे उसके एक एटम है जो उसको बोलते हैं एटम का एटॉमिक. तो एटम के अंदर जो पार्टिकल है उसको बोलते हैं सब एटॉमिक. तो उसको बोलते हैं सब एटॉमिक, और वो पार्टिकल्स को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो क्या क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ना? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. देन ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है. जैसे एक न्यूक्लियस हो गया, ये वाला न्यूक्लियस. ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो बोर ने बोला था, इसमें क्या है ना? हमारा जो K सेल था, L सेल था, M सेल था, N सेल था, जो भी तो उसमें क्या है ना? इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे. पर ये जो न्यूक्लियस में क्या है ना? प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है.
अब हम क्या बोलेंगे, कुछ डिनोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखूंगा, अभी इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। देन न्यूट्रॉन को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। या फिर कोई कोई ऐसा भी लिखता है, न्यूट्रॉन जीरो, जीरो चार्ज, ठीक है ना। तो प्रोटॉन्स क्या है, फाउंड विद इन द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। देन उसका मास हमें याद रखना है। मास क्या है ना, अभी मैं इस स्लाइड में जो जो लिख रहा हूं वो हमें याद रखना है। क्या ना, चार्ज, किसका चार्ज ना, प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन का -1, न्यूट्रॉन का 0 चार्ज है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, सिंपल। देन चार्ज, देन आ गया मास। मास, मास क्या है ना, प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली मतलब पूरा नियरली इक्वल टू सेम होता है। देन ये भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो ये जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। और हाँ, ये जो +1, ये -1, ये जो 0 है, ये जो चार्ज इसका और क्या होता है ना, पूरा चार्ज देखेंगे, ये जो +1 -1 है, ये नेचर है। तो ये +1 क्या है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो +1 होगा तो यहाँ पे प्लस डालेंगे, -1 होगा तो यहाँ पे माइनस वाला डालेंगे। क्यों ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है ना। ये प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, -1 एंड +1, तो ये रिलेटिव है, ठीक है ना। तो +1 क्या डिनोट करेगा ना, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को। देन ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। कूलम क्या है पता है ना, चार्ज का यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज। देन अब आएंगे क्या, तो हाँ, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं ना, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वही वाला एटॉमिक मास यूनिट। देन प्रोटॉन्स डिफाइंस द एलिमेंट्स इटसेल्फ। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसी से हमें पता क्या चलता है ना, उस एटम का, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अब तो एटॉमिक नंबर कौन बोलता है, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन बोलते हैं कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। न्यूट्रॉन्स क्या है ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों मिलके क्या डिसाइड करते हैं ना, मास नंबर। आगे बताऊंगा मैं ये वाला, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रॉन्स है, ये क्या है ना, न्यूट्रल पार्टिकल्स, हाँ, तो नो चार्ज जिसमें, हाँ, मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाएंगे, न्यूक्लियस में अगर सिर्फ प्रोटॉन रहेंगे तो क्या होगा ना, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा न्यूक्लियस का। तो इसीलिए क्या होगा ना, न्यूट्रॉन्स का वहां पे रहना मतलब एक नेसेसरी है, ठीक है ना। और क्या ना, और तुम आगे जब पढ़ोगे ना, कुछ रेंज के बाद ना, कूलम ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये काम नहीं करेगा। क्या करेगा ना, वहां पे आ जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी देखो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और ये यूनिवर्स का सबसे मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर आइडिया आ जाएगा कि अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, वो उसके थ्रू जो एनर्जी भी होगा वो भी ज्यादा होगा, और वो एनर्जी जब हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो वो क्या होगा ना, बहुत सारा हमें एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम ये रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। देन न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो न्यूक्लियर फोर्सेस,
तो द न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, सबसे यूनिवर्स का सबसे फोर्स जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो विच ओवरकम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है उनमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। पर जो वहां पे क्या होगा ना, बहुत पास आने से, मतलब अगर 10⁻⁻15 मीटर के अगर रेंज में आ गए तुम, तो वहां पे क्या होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना बंद हो जाएगा, और क्या होगा ना, ये न्यूक्लियर फोर्स मतलब उसका असर दिखाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है ना, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। कितना न्यूट्रॉन से कितना प्रोटॉन से, वो डिपेंड करेगा किस पे ना, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे, ठीक है ना, वो डिसाइड करेंगे। तो न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी, ये वाला क्या है ना, न्यूक्लियर का साइज कितना है ना, इतने रेंज में है, और डेंसिटी कितना है ना, बहुत कम जगह में इतना सारा चीजें स्टोर हो रहा है, तो वो क्या है ना, उसका डेंसिटी 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसको कंपेयर करो तो थोड़ा सा ना, वाटर का डेंसिटी कितना है, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है कि नहीं, पर न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना है, न्यूक्लियस का डेंसिटी है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। मतलब समझ रहे हो ना, इससे 10⁻14 टाइम्स ज्यादा है, 10⁻14 टाइम्स, मतलब एक के आगे 14 जीरो लगाना है तुम्हें, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है ना। देन आगे हम क्या ना, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है पहले से, ठीक है ना, 8th क्लास से पढ़ लिया ये वाला। एटॉमिक मास क्या होता है ना, एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ एटॉमिक मास डिनोटेड बाय कैपिटल ए, है कि नहीं। तो एटॉमिक मास कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एनपी प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये जब ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। और जो एटॉमिक नंबर है, तो जो जेड से डिनोट करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं एटॉमिक नंबर उतने ही है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, सोडियम, सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर, कितना है 11, तो उसका जेड है 11, तो इसमें जो सोडियम एटम है उसके न्यूक्लियस में कितने होंगे ना, 11 प्रोटॉन्स होंगे, और इसका एटॉमिक मास कितना है 23, तो 23, तो अगर प्रोटॉन्स 11 हो गए, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके हमें क्या बताते हैं, एटॉमिक मास बताते हैं। तो ये कितना होगा, जेड माइनस ए कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, या फिर तुम क्या कर लो, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलके हमें देते हैं 23, पता चल गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता चल गया 11, तो 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 23 होना चाहिए ना, तो ये तो आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 12, हाँ, तो 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, हमें पता चल गया कितना ना 12। तो अब हम इससे क्या समझ गए ना, तो हम समझ गए क्या ना, A इक्वल टू न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा ना, A से Z माइनस कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, देखो इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें दे देंगे। वहां पे यही सब लिखा है यहाँ पे, देखो जैसे हाइड्रोजन का Z इक्वल टू 1 है, तो हाइड्रोजन का Z इक्वल टू 1 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 है। देन मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस। हाँ, तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन को मिला लो न्यूट्रॉन को मिला लो, दोनों को ऐड कर लो, एटॉमिक मास नंबर पर आ जाएगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास क्या है ना, वेटेड एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप एंड एलिमेंट, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं जी। क्या है ये ना, अगर जो भी आइसोटोप्स है, मैं आगे बताऊंगा आइसोटोप क्या है, हाँ ठीक है ना, तो एक एटम का, एक एलिमेंट का जो भी है वो क्या होता है ना, आइसोटोप्स होता है, मैं ये बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, जब आइसोटोप पढ़ लेंगे तब फिर से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। देन हम, हाँ और एक ये भी चीज है, तो एक एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं,
एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। जैसे मैं बोल लिया अभी एग्जांपल सोडियम, सोडियम डिनोटेड बाय Na, तो Na का जो एटॉमिक ए है कितना है, ए है 23, Z इक्वल टू कितना है 11। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो Z वाला पार्ट है वो नीचे रहेगा और जो A वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो अगर X एक क्या है एलिमेंट है तो उसका Z है, जो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के, ठीक है ना। तो Z वाला हिस्सा नीचे रहेगा और जो मास नंबर वाला हिस्सा ये ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है लिथियम का Li लिथियम, Li लिथियम मतलब कितना 3 आ गया किसका, इसका Z वाला हिस्सा 3 है और एटॉमिक मास वाला हिस्सा कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया गया, ठीक है ना। तो ये आ गया क्या, एटॉमिक नंबर रहेगा नीचे, मास नंबर रहेगा ऊपर, ठीक है। देन अब हम आते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप उसके बाद वहां पे जाएंगे फिर से, ठीक है ना। आइसोटोप क्या होता है ना, अगर आइसोटोप क्या होता है ना, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, हाँ मतलब सेम, उसका क्या होगा ना, Z क्या होगा एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर A क्या होगा ना डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। A क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वजह से डिफरेंट A रहेगा। मुझे बताओ तो A इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है तो ये वाला तो सेम है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही अलग होंगे, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे क्या ना, हमारा आइसोटोप, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोप। तो सेम एलिमेंट है पर डिफरेंट मास है, पूरा इजी है। देन एग्जांपल क्या है ना, हाइड्रोजन 1 जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाँ तो प्रोटियम हाइड्रोजन 2 है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन 3 है, ट्रिटियम। इसको कैसे लिखेंगे हम ना, कैसे लिखेंगे ना, हाइड्रोजन पहले क्या लिखना है एटॉमिक नंबर 1, तो ये 1, हाइड्रोजन ये 1 ये 2, हाइड्रोजन ये 1 ये 3, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। पर ये अब देखना, ये है आइसोटोप, ये एक आइसोटोप, ये एक आइसोटोप किसका, एक एलिमेंट का, वो एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो ये जो एलिमेंट है ये बहुत सारे परसेंटेज में मिलते हैं, कहाँ पे यूनिवर्स में, तो ये बहुत सारे परसेंटेज में मिलते हैं। जैसे अगर ये 90% मिल गया, ये 8% है, ये 2% है, तो ज्यादा जो अबंडेंस में मिलता है, अबंडेंट जो है उसको हम कंसीडर करते हैं, तो ज्यादातर हमें क्या करते हैं ना ये वाला लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है ना, जो परसेंटेज अबंडेंस जितना है आइसोटोप का, उसका मास और आइसोटोप पर उसको मिला के हम एक एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया आइसोटोप क्या होता है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो सेम एटॉमिक नंबर हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा अगर एटम न्यूट्रल होगा तो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो उनका क्या रहेगा ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। क्या है ना, आइसोटोप, ऑल आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देन अभी हम जाएंगे आइसोबार। आइसोबार सबसे इजी है। आइसोबार क्या है ना, डिफरेंट एलिमेंट होंगे पर सेम मास होगा, यहाँ पे उसका उल्टा वाला हिस्सा, हाँ वहां पे मास नंबर क्या होगा, वहां पे मास नंबर अलग था, यहाँ पे सेम होगा, वहां पे एटम्स सेम थे पर यहाँ पे डिफरेंट है, उसका उल्टा वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे आर्गन 40, कैल्शियम 40, तो आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 एंड 40। देखो यहाँ पे मास नंबर वाला ए वाला हिस्सा सेम है पर जो जेड वाला हिस्सा है वो अलग अलग है, तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए और पर डिफरेंट एलिमेंट हो गए पर मास नंबर उनका सेम है। तो जो आइसोटोप था, आइसोटोप का एलिमेंट
आइसोटोप का एलिमेंट क्या होगा ना, वो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस में रहेगा। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप में उनका जगह सेम है, पर आइसोबार का पीरियोडिक टेबल में जगह अलग अलग है। ठीक है, समझ गए? ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या है ना, आइसोबार डिफर इन देयर न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफन डीके फ्रॉम एन अनस्टेबल, मैं ये बताऊंगा, डीके वाला हिस्सा बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइसोबार आर आटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट जेड सेम ए, ठीक है ना, डिफरेंट जेड सेम ए। तो ये हो गया हमारा आइसोबार, ठीक है। देन उसके बाद आएंगे ना आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है ना, वहां पे क्या होता था, आइसोटोप में ऊपर वाला हिस्सा क्या होता था, ऊपर वाला हिस्सा ए वाला हिस्सा हाइट एक्स जेड ए, तो ऊपर वाला हिस्सा ये डिफरेंट होता था आइसोटोप में। आइसो बार में क्या होता था ना, ए वाला हिस्सा सेम हो जाता था, पर आइसोटोन में क्या होगा ना, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट हो गए। डिफरेंट एलिमेंट मतलब जेड अलग है, जेड इज डिफरेंट, ठीक है ना। पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ए माइनस जेड, मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम अगर माइनस कर देते तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता। तो जो आइसोटोन्स है उसमें क्या होगा ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। देखो, तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट जेड बट काउंटिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में क्या होगा देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे एन ए माइनस जेड वो सेम रहेगा हमेशा, ठीक है ना। जैसे सिलिकॉन 30 हो गया और फास्फोरस 31, सिलिकॉन 30 फास्फोरस 31, इसमें क्या है 14 प्रोटॉन है 16 न्यूट्रॉन है। ये 14 ना, ये इसका क्या है ना, सिलिकॉन जो 14 है, सिलिकॉन देख लो यहाँ पे थोड़ा सा, तो सिलिकॉन वाला ये 14 और ये कितना दिया है 30 है, और फास्फोरस जो है ये क्या है 15 है, ये भी 31 है। तो इसमें से ये ए वाला हिस्सा है, ये जेड वाला हिस्सा है, इसमें से ये माइनस करो तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा 16। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 16, तो 16 ये 16 सेम है, 16 सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है यहाँ पे सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, आइसोटोन्स, ठीक है। देन यहाँ पे उसका एक समरी दिया गया है, ठीक है, देख लो। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोबार में डिफरेंट है, आइसोटोन में भी डिफरेंट है, डिफरेंट जेड, तो जेड हो गया, यहाँ इसका बात कर रहा है। मास नंबर किसमें सेम है, आइसोबार में ही सेम है, मास नंबर आइसोबार में ही सेम है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। देन न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, पर आइसोटोन में क्या है एन है, तो एन है, तो ये ऐसे याद रख लो, न्यूट्रॉन सेम होंगे, ठीक है ना। तो और एलिमेंट यहाँ पे सेम है, मतलब पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, और यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट डिफरेंट है। तो आइसोबार एंड आइसोटोन में जो जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे ना, ऑक्यूपाई डिफरेंट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन ये हमारा क्या हो गया ना, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन खत्म हो गया। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा, उसके बाद देखेंगे, देख लो पहले यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्या है। ये रेडियो एक्टिविटी ना, रेडियो एक्टिविटी क्या है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ ना पार्टिकल्स और एनर्जी। इसका मतलब क्या है ना, ये एक न्यूक्लियस है, इसके सामने क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो अगर इस न्यूक्लियस को हम जूम करेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ पार्टिकल निकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं, कुछ एनर्जी निकल जा रहा है, हाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सब ये वाला ये जो फेनोमेना है ये क्या है, प्रोसेस है, फेनोमेना है। तो ये सब एटम सब एलिमेंट्स ये नहीं दिखाते, ठीक है ना। तो ये कौन दिखाते हैं ना, ज्यादातर
जिसका एटॉमिक नंबर 82 से मोर है, 82 से ज्यादा है, वो क्या करते हैं ना, ये वाला प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमारा आ गया पोलोनियम, रेडियम, और क्या यूरानियम, ऐसे वाला। तो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस समझ में आ गया, क्या है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स और एनर्जी नोन एज क्या, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना। देन अभी आते हैं हिस्ट्री के तरफ। हाँ, तो ये क्या होगा ना, ये थोड़ा सा ही टॉपिक है। देखो, तो ये जो बेकरल है, उस साइंटिस्ट है, वो क्या किए थे ना, यूरानियम सॉल्ट लिए थे। हाँ, यूरानियम सॉल्ट क्या करे ना, एक टेबल के ऊपर रख दिए थे, उसके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिए थे। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट रख दिए थे ना, वो कुछ समय बाद वो उन्हें ऑब्जर्व किए कि यूरानियम सॉल्ट के वजह से क्या हुआ ना, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट दिखा गया। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा चौंक गए। फिर उसके बाद वो जानबूझ के ये वाला फिर से किए। तो वहां से क्या पता चला ना, कुछ रेस जो है वो रेस निकल रहे, किससे, यूरानियम से कुछ रेस निकल रहे, जो रेस इसको इफेक्ट कर रहे, जो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहे थे। तो वो ये वाला हिस्सा और कहां पे पढ़े थे, स्पेक्ट्रम में पढ़े थे हम। ठीक है ना। देन तो उससे पता चला क्या ना, उसको नाम दे दिए, वो जो रेल को, वो जो रेस निकल रहे थे, उसको नाम दिया गया था बेकरल रेस। बेकरल रेस नाम दिया गया था। फिर उसके बाद उनको नाम दिया गया क्या, उसके कंपैरिजन से अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, ये वाला सब नाम दिया गया। देन अल्फा, बीटा एंड गामा। हाँ, तो ये वाला है जो रेडिएशन का थ्री मेन है। ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल क्या है ना, अल्फा पार्टिकल हम पढ़े थे रदरफोर्ड के टाइम से। ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल क्या है ना, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मास कितना हो जाएगा, हीलियम 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। हीलियम का जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हाँ, किससे निकल रहे हैं ना, एक न्यूक्लियस से ये 2 निकल रहे। हम क्या बोल रहे थे ना, अल्फा पार्टिकल किसको बोल रहे हैं ना, एक न्यूक्लियस होगा, उसमें से ना 2 प्रोटॉन वाला और 2 न्यूट्रॉन, हाँ, स्पॉन्टेनियस एमिट हो जाएगा, ये एक ऐसा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा। तो जो कि क्योंकि ये किससे मिल रहा है, हीलियम से मिल रहा है, इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना। और इसको नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल्स। क्या नाम दिया गया है, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, आर रिलेटिवली हैवी। ये क्या है ना, बहुत ज्यादा मास है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो ये रिलेटिवली हैवी है। किसका कंपैरिजन कर रहा है, रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहा है, तो बीटा से और गामा से कंपेयर कर रहा है। ठीक है ना। देन ये देखो 2 प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, +1 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि चार्ज है और किसका, प्रोटॉन का भी, पहले ही बताया। देन ये कैसा, 2 प्रोटॉन है इसलिए 2 ऐसा चार्ज है। ठीक है ना, समझ गए। देन ड्यू टू देयर साइज एंड चार्ज अल्फा पार्टिकल हैव लो पेनेट्रेटिंग पावर, मतलब ये कम दूरी जा सकता है, कम दूरी जा सकता है। ठीक है ना। देन स्टॉप्ड बाय ए शीट ऑफ पेपर एंड ह्यूमन स्किन, तो ये ज्यादा यहाँ से आएगा, यहाँ पे मतलब लग के यहाँ पे रह जाएगा, वापस पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है ना। देन आते हैं बीटा पार्टिकल से। अगर न्यूक्लियस में से क्या ना स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर नहीं होते, ये समझना। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूमते हैं ना। तो ये अब तुम्हारा क्वेश्चन ये एराइज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये यहाँ से निकला कैसे। ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो न्यूक्लियस से बाहर कैसे आए। ठीक है ना। तो बीटा पार्टिकल्स आर इधर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, पॉजिट्रॉन्स वाला हिस्सा नहीं चाहिए तुम्हें। देन
और क्या चाहिए ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके पास चार्ज क्या होगा ना, प्लस माइनस ई वाला चार्ज, मतलब ये वाला चार्ज रहेगा जो कि माइनस वाला हिस्सा है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बीटा पार्टिकल्स के पास है। तो अब हम ये जानेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आया, ठीक है ना। देन उस ये अगली साइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। गामा रेस, गामा रेस क्या है ना, गामा रेस आर सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हम स्पेक्ट्रम में पढ़ लिए थे, जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है ना, एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, ये फोटॉन्स एनर्जी लेके आता है, यहाँ ये एनर्जी लेके आता है। तो नो चार्ज एंड आर मासलेस, तो चार्ज नहीं है, ये मासलेस है, ये क्या है, एक वेव जैसा है, एक वेव जैसा है। दे आर द मोस्ट पेनेट्रेटिंग टाइप ऑफ रेडिएशन, मतलब ये ज्यादा मतलब पेनेट्रेट कर पाएंगे बॉडी से। तो जो हल्क बना था इसके वजह से ही बना था, ठीक है ना। देन रिक्वायरिंग थिक शिल्डिंग ऑफ लेड कंक्रीट टू बी सिग्निफिकेंटली एटेन्यूएटेड, मतलब ये बाहर ना जाए क्योंकि ये खतरनाक है, तो बाहर ना जाने के लिए क्या करते हैं हम ना, लीड का जो कंक्रीट है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। देन अब देखेंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का क्या है ना, अल्फा पार्टिकल वो 4 एटॉमिक मास वाला हिस्सा पढ़ लिए, +2e वाला, क्यों, 2 प्रोटॉन है। देन पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है। देन आयोनाइजिंग एबिलिटी, सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन, मतलब ये ज्यादा आयोनाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। The strong interaction metal leads to significant damage in cellular level, ये क्या है ना, पेनिट्रेटिंग पावर काफी कम है इसलिए वो सेलुलर डैमेज नहीं कर सकते। ये वाला कौन सा वाला है ना, जो न्यूक्लियस वाला, जो रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला कौन सा, अल्फा पार्टिकल्स, ये है अल्फा पार्टिकल, ये पॉजिटिव है नेचर में और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है नेचर में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल इच अदर, सो यहाँ पे आया तो यहाँ पे रिपल होके चला गया, तो ये होते हैं अल्फा पार्टिकल का नेचर, ठीक है ना। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स को कैसे लिखेंगे हम ना, देख तो अगर न्यूक्लियस से अगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है तो उसको बोलेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। अगर एक एटॉमिक मास नंबर है ए और एटॉमिक नंबर है जेड, तो अगर एक पार्टिकल है और एक एलिमेंट है एक्स, तो उससे अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल आएगा तो 2 पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल मतलब कितना, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, देखो 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास को ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, और ये किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये दोनों मिलके एटॉमिक मास को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर ये वाला सिर्फ किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, जेड को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर ए से 4 चीजें निकल आएंगे तो जो वो वाला जो हिस्सा होगा, पर ये जो इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, और इससे जो निकल के आए उसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो एक अल्फा पार्टिकल अगर बाहर आएगा तो 2 न्यूट्रॉन ले जाएगा, 2 प्रोटॉन ले जाएगा, तो जो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो A-4 हो जाएगा, और जो 2 प्रोटॉन भी ले गया है, तो इसीलिए जो जेड था, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा था उससे 2 कम हो जाएंगे, तो Z-2 हो जाएंगे, तो ये अलग न्यूक्लियस हो जाएगा, ये अलग एलिमेंट का न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक उसका एग्जांपल क्या गया है ना, यूरेनियम वाला 92 है, 238 है, तो उससे अगर अल्फा पार्टिकल एक निकल आएगा तो 238 से कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा, तो 234, 92 से कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका, इसको बोलते हैं हम थोरियम, क्या बोलते हैं, थोरियम, ठीक है ना। तो ये क्या होगा ना, न्यू एलिमेंट फॉर्म करेगा ना, और जिसका लोअर एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी लोअर होगा, ठीक है ना। कितना लोअर होगा अभी बता दी, ठीक है ना। देन अभी आएंगे किसके ओर ना, बीटा की ओर। बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स क्या है ना, बीटा पार्टिकल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें जानना है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स तुम्हें नहीं जानना है, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन मतलब -1e का इनका चार्ज होगा, ठीक है ना, इनका चार्ज कितना है -1e, -1e मतलब -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है ना। देन पेनिट्रेटिंग पावर, इनका क्या है ना मॉडरेट पेनिट्रेटिंग, मतलब फ्यू मिलीमीटर से लेके ना कुछ सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर पाएंगे, क्यों ना, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो आयोनाइजिंग एबिलिटी ना, ये थोड़ा सा क्या है ना, बीटा पार्टिकल इंटरेक्ट विथ मैटर लेस स्ट्रांगली देन अल्फा पार्टिकल बट मोर स्ट्रांगली देन गामा रेस। ये क्या होंगे ना, थोड़ा सा आयोनाइजिंग जो एबिलिटी है थोड़ा सा कम होगा, किससे ना, अल्फा पार्टिकल से थोड़ा सा कम होगा इसका, तो आयोनाइजिंग पार्टिकल। तो ये सब जो अगर न्यूक्लियस से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम बीटा डीके, बीटा डीके। तो ये अब हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी नेक्स्ट स्लाइड में होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमना चाहिए, न्यूक्लियस में नहीं होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर कैसे आ रहे हैं, तो ये अब हम जानेंगे। देखो ये हम जानेंगे, देखो तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ना, ये प्रोटॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इन बीटा डी के न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रोटॉन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो एक न्यूट्रॉन होगा किसमें, न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। अगर न्यूक्लियस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, इसीलिए वो क्या कर रहा है ना, बहुत सारा एनर्जी लेके वो बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए उसका अल्फा पार्टिकल से पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जो कार्बन वाला हिस्सा है, जो एक कार्बन 6, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 14 है, ये क्या कर रहा है ना, इसके अंदर देखो जो न्यूट्रॉन वाला हिस्सा है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर तो सेम रहेगा, पर क्या होगा ना, जो एटॉमिक नंबर है वो पहले क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो रहा था, पर यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 था, ये 7 हो गया, ठीक है। तो क्यों ना, एक न्यूक्लियस क्या होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो बीटा माइनस पार्टिकल को ही न्यूक्लियस बोलते, बीटा माइनस पार्टिकल को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा है, न्यूक्लियस से जो बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। देन गामा रेस क्या है ना, ये गामा रेस जो है, अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उसमें से क्या होगा ना, एनर्जी निकलेगा, क्यों ना, उस जो न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। तो वो जो न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलेगा, ये जो न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको हम क्या बोलते हैं, गामा रेस, ठीक है ना। Then gamma rays are a type of electromagnetic radiation, meaning they are packets of energy. वो क्या लेके जा रहे हैं ना, एनर्जी लेके जा रहे हैं, बहुत सारा एनर्जी लेके जा रहे हैं, और वो एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, फोटॉन्स। हाँ, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स जैसा उनके पास क्या नहीं है ना, चार्ज है ना मास है। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के पास चार्ज होता था, मास होता था, पर इसके पास नहीं है, ठीक है ना। तो और इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। तो they can pass through significant amount of matter including several centimeter of lead. Then इनका पेनिट्रेशन पावर क्या होता था ना, बहुत ज्यादा होता था, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या चाहिए ना, डेंस मटेरियल का क्या चाहिए, कंक्रीट का मतलब बाउंड्री चाहिए, नहीं तो इनका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है जो कि बायोलॉजिकल डैमेज ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आयोनाइजिंग एबिलिटी, गामा रेस इंटरेक्ट विथ मैटर लेस फ्रीक्वेंटली, ये बहुत कम मतलब मैटर में अगर आयोनाइजिंग पावर मतलब क्या होता है ना, अगर कुछ चीज ऐसे जा रहा है तो वो सराउंडिंग से
रिएक्शन करने का प्रोसेस को हम आयोनाइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कम करता है, अल्फा पार्टिकल ज्यादा करता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा किसका है, पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का, इसका ज्यादा है फिर अल्फा का। और आयोनाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, अल्फा का ज्यादा है, देन बीटा का, देन गामा का, ठीक है ना, बीटा का देन गामा का, ठीक है। देन अभी हम पढ़ेंगे ना गामा रेज का, गामा एमिशन। देन गामा एमिशन क्या है ना, रिलीजिंग ऑफ एक्सेस एनर्जी। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा तो उससे जो एक्सेस ऑफ एनर्जी वो निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, उसको हम गामा रेडिएशन बोलते हैं। तो गामा एमिशन ऑकर्स व्हेन ए न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, मीनिंग इट हैज एक्सेस एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी। तो टू रिटर्न टू ए मोर स्टेबल लोअर एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है, थोड़ा सा एनर्जी तो क्या देना पड़ेगा उसको, तो देना पड़ेगा। तो excess energy in the form of gamma ray, a high energy photon is released। excited barium, देखो ये 137 डिकेस इनटू बेरियम 137। हाँ, इसमें क्या होता है ना, पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। तो बेरियम है, ये भी बेरियम होगा, पर कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये विद इन द न्यूक्लियस क्या चेंज हो रहा है ना, गामा एमिशन है डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन्स चेंज नहीं करता, न्यूट्रॉन्स भी चेंज नहीं करता, सिर्फ कुछ एनर्जी बाहर लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या ना, और थोड़ा सा एक रह गया क्या ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्या ना, ये प्रॉपर्टीज क्या है ना, किसका है ना, अल्फा का। अल्फा क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। चार्ज क्या है ना, +2e है, ये -e है, इसका चार्ज कुछ भी नहीं है। देन आयोनाइजिंग पावर, अभी तो बताया अल्फा का क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका थोड़ा सा लो होता है, इसका बहुत ही लो होता है, ठीक है ना। और पेनेट्रेटिंग पावर, इसका कम होता है, इसका उससे थोड़ा सा कम होता है, और इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। पेनेट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा है, गामा का बहुत ज्यादा है, गामा का बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का, ठीक है। देन इफेक्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये वाला तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद ये वाला ज्यादा ठीक से समझ आएगा। स्पीड, किसका स्पीड ज्यादा है ना, गामा का स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, इसका बहुत ज्यादा है, इसका 1/9 टाइम्स और 9/10 टाइम्स ऑफ किसका 0.9 c। बीटा पार्टिकल का, बीटा रे का जो स्पीड है वो 0.9 c के बराबर है, मतलब c से थोड़ा कम है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है ना, 1/10 to 1/20 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये था हमारा क्या ना, जो हमारा अल्फा बीटा एंड गामा रे का क्या था ना, ये प्रॉपर्टीज था। तो अगली बार हम क्या पढ़ेंगे ना, कोई और चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।